किसी भी शो में अच्छे बुरे कैरेक्टर का चयन हम अपने मर्यादाओं के दायरे के अनुसार ही करते हैं। जैसे हम हैं, जैसे हमारी समझ है, वैसे ही हमारे लिए अच्छे बुरे की परिभाषा। फिल्म में कौन हमें अच्छा लगता है और कौन बुरा, किसके पक्ष में हम खड़ा होना चाहते हैं और किसके खिलाफ, ये बहुत हद तक हमारी ज़िंदगी के अनुभव से ही प्रभावित होता है। लेकिन फिल्म की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। मतलब कि जिस चीज़ का अस्तित्व सिर्फ हमारे कल्पना में हो, जो ख्याल मात्र हो, वहाँ अपने सिद्धांतों से कभी कभी खुद को अलग करके देखने में ही मज़ा है। और हमें देखना भी चाहिए। अगर किसी मर्डर की भी हमें पूरी कहानी बताई जाए तो उसके लिए भी हमें भावुक हो जाना चाहिए, और बहुत बार हम होते भी हैं। हम फिल्म देखते हैं ताकि हम अपने जूते से बाहर आकर दूसरे की परिस्थिति पर खुद को खड़ा कर सके, देख सके, महसूस कर सके। और वैसे भी अपने घर के चार दीवारी के सुरक्षित माहौल से टीवी स्क्रीन पर किसको हुड़दंग मचाते देखना पसंद नहीं है। इसीलिए तो हम जोकर को सेलिब्रेट करते हैं, कीरा को मानते हैं और सोचते हैं कि काश थैनोस होता। और अक्सर याद भी हमें ऐसे ही कैरेक्टर्स रहते हैं। फिल्म कब की ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये हमारे भीतर से निकलते नहीं है। जो पूरे तरीके से अच्छा है या जो कतई बुरा हो, उसका तो अंत फिल्म के साथ ही हो जाता है। व्यक्तिगत तौर पे उनके बारे में जानने को और कुछ नहीं होता है, लेकिन जिनको लेके हमें संदेह रह जाता है, जिसके बारे में हमारी समझ अधूरी रह जाती है, जिसके चाल चलन को हम ठीक से भाप नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में हम और भी जानना चाहते हैं। मनी हाइस्ट में बर्लिन कुछ ऐसा ही था। वैसे तो पूरा ग्रुप ही आउटकास्ट था। आउटकास्ट मतलब ऐसे लोग जिसके बगैर तथाकथित समाज बेहतर होगा। लेकिन शो में ये दिखाया गया है कि एक्चुअली रॉबर्स और कॉप्स में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जो लोग समाज के पक्ष में खड़े होते हैं उन्हें भी एक टाइम के बाद अपने बस रेपुटेशन की पड़ी होती है और बैड गाइज को पकड़ने का वैलिडेशन चाहिए होता है। ये लोग उतना ही अपने स्वार्थ के लिए कर रहे होते हैं जितना कि प्रोफेसर का ग्रुप कर रहा होता है। और प्रोफेसर इस चीज़ को लोगों के समक्ष रखना चाहता था। वो दिखाना चाहता था कि कानून सिर्फ अपराधी ही नहीं, वो लोग भी तोड़ते हैं जिन्होंने कानून को पालन कराने का ठेका ले रखा है। और अगर इनके अपराधों को देखा जाए तो आम व्यक्तियों के नाम अपराध मामूली लगेगा। और ये बात फिल्मी नहीं है, हकीकत है। एक और चीज़ जो प्रोफेसर के लिए इम्पॉर्टेंट थी वो थी ग्रुप की सुरक्षा, उनकी जान। प्रोफेसर के लिए सब जान कीमती थी, चाहे वो ग्रुप का हो या हॉस्टेज या फिर कोई और भी हो। प्रोफेसर वायलेंट आदमी नहीं था और ना ही कोई किलर। इनफैक्ट उसे ऐसा लगता था कि अगर सब चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग हो तो सब सेफ वहाँ से निकल भी जाएंगे। लेकिन बर्लिन ये मान के चला था कि एक दो का मरना तो स्वाभाविक है। बर्लिन प्रोफेसर जैसा नहीं था। उसके लिए थ्रिल मायने रखता था। वो एंजॉय करना चाहता था। उसके लिए जान मामूली थी। वो जिंदगी को एज पे जीना चाहता था। उसे रिस्क में खूबसूरती और चोरी में सौंदर्य दिखता था। Y sobre todo, es imposible. Parece imposible, lo es. Y que parezca imposible es lo que lo hace tan bonito. वो चोरी के प्लान को बताता ऐसे था जैसे कोई बड़ी स्पेक्टिकल हो, जैसे इसके लिए ऑडियंस होना चाहिए, जैसे उसके इस काम को सेलिब्रेट करना चाहिए। बर्लिन अपने ही दिमाग में रहता था। उसकी अपनी परिभाषा थी चीज़ों को लेके, ज़िंदगी को लेके। लेकिन कभी कभी यह कहना मुश्किल था कि ये उसकी फ़िलॉसफी है या डिल्यूज़न। बर्लिन पहले झलक में काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है। जिस तरह से वो बात करता है, जो उसका एटीट्यूड होता है, वो बहुत ही अलग और इंटिमिडेटिंग लगता है, मिस्टीरियस लगता है, बंदा लीड करने लायक लगता है। लेकिन फिर कभी कभी वो एकदम एक क्रीप की तरह भी बिहेव करता है। हमें वो अच्छा ही लग रहा होता है कि कुछ ऐसा करता है जिससे उससे दूर हटना ही हम सही समझते हैं। हम कन्फ्लिक्टेड फील करते हैं। एक द्वैत पैदा हो जाता है उसे लेकर हमारे मन में कि है किस तरह का इंसान ये। क्योंकि बहुत मायने में वो रीजनेबल भी था। एकदम से ही पूरा पागल नहीं होता वो। ही वॉज नॉट ए फुल ब्लोन मॉन्स्टर। इनफैक्ट हाइस्ट में अपने समझ को वही बरकरार रख पाता है। सबसे ज़्यादा रैशनल वही था और बहुत ह्यूमन साइड भी दिखाया गया है उसका। एक मिडिल एज आदमी जिसके कुछ चुनिंदे दिन ही बचे हो और वो उन दिनों को भी खुल के जीना चाहता था, पूरे चिल्ड होके, बिना लूट लिए। Claro que no, le habrías dicho Forza. Michelangelo. Continua a fare quello. उसके अपने सिद्धांत भी होते हैं जो उसकी इंसानियत को और भी स्थापित करती है। लेकिन किस हद तक उसके सिद्धांत लोगों पे इम्प्रेशन बनाने के लिए रहता है और कहाँ तक वो खुद उन चीज़ों को अमल करता है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस ने जो उस पर एलिगेशंस लगाए थे वो सही थे। ऑफ कोर्स वो कोई दलाल नहीं था, ना ही उसका किसी बच्चों के केस में इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उसे मालूम नहीं था कि वो अरियादना के साथ कुछ गलत कर रहा है। लेकिन क्योंकि परिस्थिति ऐसी रहती है, ऐसे सेटिंग में ये हो रहा होता है कि वो कह सकता था कि उसकी इस हरकत का उसके सिद्धांतों से कोई तकरार नहीं। जैसे वो खुद को दुनिया को दिखाना चाहता था, उसमें कोई अड़चन नहीं थी। व्यक्तिगत तौर पे मुझे नहीं लगता कि उसके अगल बगल कोई रहना पसंद करेगा और ना ही सेफ है। लेकिन उस रॉबरी में एक टीम मेंबर के तौर पे वो सबसे एसेंशियल था। जैसा उसका स्वभाव होता है, वो लीडरशिप के लिए सही चॉइस था।
जिस तरह से वो अपने दिमाग को ठंडा रखता है और होश में काम करता है, टोक्यो के ठीक ऑपोजिट। बर्लिन इम्पल्सिव नहीं था, और इम्पल्सिव ना होना इंटेलिजेंस की ही निशानी है। आसान नहीं होता अपने इम्पल्स पे एक्ट ना करना। जहाँ तक मैनेजमेंट की बात थी, बर्लिन अथॉरिटेरियन माइंडसेट का रहता है। प्लान ही उसका गाइडिंग लाइट था, ना कि भावना। जैसे प्लान किया गया है वैसा ही होगा। ज़ीरो टॉलरेंस फॉर इम्प्रोवाइजेशन। प्लान के इधर उधर कोई करे तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं था। इसीलिए डेनवर जब मॉस्को को छत पे ले जाता है तो बर्लिन को बंदूक की नोक पे रखना पड़ता है। इनफैक्ट टोक्यो उसे ऑलमोस्ट मार ही दी थी, फिर भी वो प्लान चर्नेबल नहीं बताता है उसे। बर्लिन को प्लान पे पूरा ट्रस्ट होता है क्योंकि उसे प्रोफेसर पे पूरा ट्रस्ट होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो इंसान जिसके लिए इतना इम्पॉर्टेंट रहता है कि उसका अच्छा इंप्रेशन पड़े लोगों पे, वो जो अपना एक ऑरा बनाए रखना चाहता है लोगों के बीच में, वो जो इतना कंट्रोलिंग हो, उसे जब सब मिलके झुकाते हैं तो उसके अहंकार को चोट नहीं लगता है, उसके चेहरे पे बौखलाहट नहीं दिखती है, वो चिड़चिड़ाता नहीं है। पूरे ग्रुप में बर्लिन इतना डेडिकेटेड और क्लियर हेडेड और कोई नहीं था। वैसे तो सब प्रोफेसर को वॉइस ऑफ रीज़न कहते थे और प्रोफेसर था भी, लेकिन प्रोफेसर भी वही गलती कर बैठता है जिसकी सलाह वो सबको देते फिरता था। बर्लिन इन चीज़ों से दूर था, अनअफेक्टेड। उसकी 5 बार शादी हो चुकी थी। उसके शब्दों में बोले तो 5 times ही बिलीव्ड इन लव। ही वॉज नॉट द प्रिजनर ऑफ लव। अब जिसे इतनी बार प्यार में विश्वास आया हो, वो कुछ हो ना हो, लेकिन प्यार में बंधक तो नहीं बन सकता है। बर्लिन कोल्ड हार्टेड था। उसकी प्रायोरिटीज़ क्लियर होती है। उसे क्या चाहिए ज़िंदगी से वो उसे अच्छे से पता होता है। वो कन्फ्यूज्ड नहीं था। बाकी सब के मामले में उसके पास खोने के लिए सबसे कम था। ऐसा लीडर जिसके पास खोने के लिए कम हो वो भी खतरनाक हो सकता है, बाकी के जान को जोखिम में डाल सकता है। जिस आसानी के साथ वो डेनवर को मोनिका को मारने बोलता है, जबकि होस्टेज नहीं मारना मिशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। जैसे उसके लिए मर रहे व्यक्ति से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लान होता है, उस हिसाब से नैरोबी ने सही कहा था। शायद बर्लिन वहाँ उस जगह पे रॉबर पहले, इंसान बाद में था। बर्लिन antes que ser humano। और जब जब बर्लिन ज़्यादा करता है, दूसरों के लिए खतरा बनता है, तब नैरोबी उसे ठिकाने पे लाती है। नैरोबी और बर्लिन का एक अपना ही केमिस्ट्री है शो में। उनका कोई रोमांटिक बॉन्डिंग नहीं होता है और ना ही दोस्ती। यूजुअली दोनों एक दूसरे पे बंदूक ताने हुए ही मिलते हैं, लेकिन दोनों का कमिटमेंट एक जगह पे रहता है, द प्लान। व्यक्तिगत तौर पे वो काफ़ी अलग, इनफैक्ट एकदम उल्टा रहते हैं। बर्लिन अथॉरिटेरियन कंट्रोलिंग रहता है तो नैरोबी कंपैशनेट और कोलैबोरेटिव रहती है। बर्लिन डरा धमका के काम कराता है तो नैरोबी इनकरेज करके। जिस तरह से बर्लिन जब आपे से बाहर हो जाता है तो नैरोबी उसे टेक ओवर करती है, उसी तरह से जब नैरोबी भावनाओं से बंध जाती है तो बर्लिन उससे चार्ज लेता है। दे बैलेंस ईच अदर। इसलिए बर्लिन के अंत पर नैरोबी वहाँ होती है, उसे मनाने कि वो भी साथ चले, जो कि वो शुरू से करती आई है, ग्रुप को साथ लेकर चलना। लेकिन बर्लिन भी अड़ा रहता है जैसा वो था। वो इस बार प्लान से अलग खुद कुछ कर रहा होता है, इम्प्रोवाइज़ कर रहा होता है, जहाँ वो अपनी जान को ही दांव पे लगा देता है बाकियों के लिए। लेकिन ऐसे हीरोइक मोमेंट पे भी बर्लिन पूरे तरीके से प्रायश्चित नहीं कर पाता है। यहाँ भी एक दाग लग जाती है उसके चरित्र पर, एक द्वैत पैदा हो जाता है हम में उसे लेकर। जिस तरह से वो ज़बरदस्ती अरियादना को अपने साथ रखता है, उसकी जान को भी जोखिम में डालता है, या शायद वो बदले की भावना से ही किया हो। जब नैरोबी उसे अरियादना की सोच के बारे में बताती है तो बर्लिन को बहुत ही ख़राब लगता है। इसलिए नहीं कि उसे तब पता चलता है कि वो क्या कर रहा था, बल्कि जिस सिद्धांतों के दम पर वो खुद को प्रस्तुत करता था, उसके खोखलेपन को अब लोग भी देख रहे थे। देयर इज एन एक्सपोजर नाउ। शेम और गिल्ट में यही तो अंतर है। गिल्ट एक प्राइवेट इमोशन है। दोषी आप खुद में भी महसूस कर सकते हो अगर आपको अपनी गलती की एहसास हो जाए। ज़रूरी नहीं कि आपको 10 लोग दोषी बोले तभी आपको एहसास हो, लेकिन शर्म के लिए किसी का होना ज़रूरी है, किसी का देखना ज़रूरी है। हम अपने नज़र में भी तब गिरते हैं जब हम दूसरों की नज़र में गिर जाते हैं। शर्म किसी की उपस्थिति मांगती है। अगर कोई आपके पिछले महीने का इंटरनेट सर्च हिस्ट्री प्रिंट आउट करके आपके दोस्त या किसी को भेज दे तो काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको उन चीज़ों को सर्च करते समय किसी तरह का गिल्ट महसूस हुआ हो। बर्लिन को भी गिल्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि अब यह चीज़ लोगों के सामने था तो उसके मन में अपने लिए जो लोगों पर प्रभाव था वो फीका हो जाता है, वो नीचा महसूस करता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बर्लिन का मरना सिर्फ अपने भाई और बाकी टीम मेंबर्स को बचाने के लिए बलिदान था, या अपने चरित्र की शर्मिंदगी से बचने के लिए एक सुगम उपाय भी।